हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है ये है वर्क डन के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है एंगल वगैरह का, और क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है फिर भी इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। उस वजह से कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वर्क डन को। आज का जो ये सेशन है ये होगा कांस्टेंट फोर्स से कितना वर्क डन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल फोर्स अगर हो तो वर्क डन क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्क डन को समझते हैं कि वर्क डन जो हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं एफ डॉट एस। यहाँ पे फोर्स है एफ से, डिस्प्लेसमेंट है एस से, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा इंटू एस। यहीं से वर्क की डेफिनेशन बनाई गई कि मान लो कोई ब्लॉक है, वो रखा हुआ है किसी सरफेस पे और आपने उस पर एक फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से वो राइट साइड में ऐसे डिस्प्लेस हुआ, कोई S डिस्प्लेसमेंट उसने लिया, तो वो इस X डायरेक्शन वाले फोर्स की वजह से हुआ, जो कि थीटा एंगल पे। इसको आप F cos थीटा बोलोगे। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वो है F cos थीटा। तो द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स and displacement या the product of component of force along displacement is called work done। तो ये वर्क डन है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और क्या स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस के साथ कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वर्क डन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन में आ रहा है कॉस थीटा, और कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो, ना फोर्स चेंज हो, ना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, तब भी वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। उसको समझते हैं कैसे। तो यही से हम समझना स्टार्ट करते हैं कैसे हो सकता है ऑन डिपेंडेंसी ऑफ एंगल। तीन तरीके का हो सकता है मेजरली। एक तो हो सकता है पॉजिटिव वर्क डन, एक हो सकता है नेगेटिव वर्क डन, और एक जीरो वर्क डन थोड़ी ना बोलेंगे, जीरो वर्क, कोई वर्क ही नहीं हुआ। कब हो सकता है पॉजिटिव वर्क डन? जब थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा हो। आपको पता है कि यहां पर कॉस का अगर मैं बनाऊं वैल्यू का कि कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 180 होता है -1। तो कॉस अगर 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री या उससे बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव में ही रहेगी। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्टेंस में एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, एक्यूट एंगल है, मतलब जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। वो या तो 0 से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है। 0 के बराबर भी चलेगा। 0 के बराबर यानी कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, तब भी तो पॉजिटिव ही लोगे उसको आप। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं एक बार। मतलब इसका एक बार डायग्राम बना देता हूं कैसे होगा। कि अगर ये फोर्स में ऐसे लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स में ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, इतना भी लगाऊं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि फोर्स का ओरिएंटेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है? ओरिएंटेशन, फोर्स का ओरिएंटेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है। आपको लग रहा है, फील आ रही हो कि राइट साइड जाने की कोशिश हो रही है सब जगह। ये वो बात अलग है। सबसे ज्यादा तो इस F1 के अंडर ही डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे ज्यादा आसान तरीके से, लेकिन ओरिएंटेशन सबका वैसा ही है अनटिल अनलेस 90 डिग्री ना हो जाए। 90 डिग्री वाला केस अभी हम करेंगे। नॉर्मली ये जो केस है, हम किसी भी चीज को धक्का देते हैं, किसी भी चीज को धक्का देते हैं, एक ट्रॉली बैग को हम हमारी तरफ खींचते हैं, वो सारे केसेस ये हो गए। सारे केसेस कि जब भी आप फोर्स लगाओ नॉर्मली किसी चीज पे और वो सामने की तरफ ही डिस्प्लेस्ड हो जाए, वो वाले सारे केस पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में काम हुआ, वो हो गया पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की मैं बात करूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसके दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। दूसरी डायरेक्शन में मतलब जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अजीब बात कैसे हो गई कि मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे कुछ इस ब्लॉक पे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। कैसे पॉसिबल है ये कि मैं फोर्स तो पीछे लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है? बताता हूं कैसे। मान लो कि कोई पहाड़ है ऐसा, ही
ये हिल है, कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये बड़े से पत्थर को, एक इस बड़े से पत्थर को इधर धक्का मार रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इस पर्सन ने एक फोर्स लगाया, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूं। इस पर्सन ने, या फोर्स अप्लाइड बोल सकता हूं, इस पत्थर पे फोर्स लगाया, लेकिन पत्थर बहुत भारी है, वो पत्थर रुका नहीं इसके फोर्स लगाने से, वो इस पर्सन की तरफ ही आता जा रहा है। तो इस पर्सन ने फोर्स उधर लगाया, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। दोनों में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो वर्क कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से हमने समझा कि वर्क नेगेटिव कैसे होगा, कि दोनों के बीच में एंगल कैसा हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए। मतलब जो थीटा हो वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा भी चलेगा और बराबर भी चलेगा, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है और उसको भी आप अपोजिट ही कंसीडर करते हो। cos 180 डिग्री को क्या करते हो, अपोजिट ही कंसीडर करते हो ना। एक फोर्स F1 है, एक F2 है। F1 और F2 दोनों का ओरिएंटेशन S1 के अपोजिट टाइप ही है कुछ, कि हम अलग जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स इधर है। वहां से आप ये समझने लगोगे कि F1 और F2 ये एंगल जो है 90 डिग्री से बड़े ही बन रहे हैं। उस केस में वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमारा बस नहीं चला, सिस्टम का बस चल गया। वहां पर हमारा बस चलता तो वर्क डन पॉजिटिव होता, कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया वही काम हुआ। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोजिट ही काम चलता जा रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। वो सारी कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। सेकेंड, इसको मैं रब कर देता हूं। अब अगर हम बात करें कि यहां पर थीटा अगर मैं ले लूं 0 डिग्री, cos 0 पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। cos 0 मैक्सिमम होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपसे कोई बोले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वर्क की, उस केस में क्या करोगे आप, क्या एंगल मानोगे इटसेल्फ, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री और W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एस। ये आपका मैक्सिमम वर्क डन आ गया। वहीं यहां की बात करूं कि नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब कॉस थीटा 180 डिग्री हो जाता है। मतलब कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाता है, -1। तो अगर मैं नेगेटिव में मैक्सिमम वर्क डन निकालूं तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एस, नेगेटिव में मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में। चलो, हमने दोनों बात कर ली यहां पर कि कब कैसा होगा। अब हम 90 डिग्री वाले की बात करते हैं, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0, क्योंकि थीटा एग्जैक्टली कितना हो जाता है, 90 डिग्री। थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री में कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। कभी आपसे पूछा जाए कि फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन फिर भी 0 है, कैसे पॉसिबल है, कि जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल हम दे सकते हैं। मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो मून है वो रिवॉल्व हो रहा है, ये मून रिवॉल्व हो रहा है। इस मून को अर्थ की तरफ कौन अट्रैक्ट करके रख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, हमेशा खींच के रखेगी अर्थ इसको। और ये मून कैसे जाना चाह रहा है, ऐसे। तो मून का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, लेकिन अर्थ इसको खींच के रखेगी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि अर्थ जब तक भी घुमाती रहेगी मून को आगे तक भी, तब तक अर्थ का मून पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और एक और फेमस जो पूछा जाता है कई बार, ये कुली है और कुली ने कुछ वजन उठा रखा है और वो चलना स्टार्ट करता है ऐसे वजन उठा के, तो उसका वर्क डन भी इस जो वजन उठा रखा है, जो सामान उठा रखा है, उस पर 0 होता है। तो फिर हम पैसे किस चीज के देते हैं, वो मैं कभी आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। बस आप समझ लो कि कूली कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि कूली जो है चल रहा है सामने, कूली का डिस्प्लेसमेंट सामने है और फोर्स इसने ऐसे लगा रखा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा फोर्स जो बदलता नहीं अपनी वैल्यू को, इजीली आप उस फोर्स की वैल्यू इस एफ के अंदर रख सकते हैं। और वो जो ब्लॉक है जिसपे वो फोर्स लग रहा है वो स्मूथ सरफेस पे, मतलब फ्रिक्शन की हम बात नहीं करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि मान लो कोई 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। ये 5 किलोग्राम के ब्लॉक पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया
और मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ही फोर्स थीटा कितना है 0 डिग्री। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ये होगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया 10 जूल। यस, वर्क की यूनिट जूल होती है, या न्यूटन इंटू मीटर भी आप लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर ये भी यूनिट होती है। और अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो वो अर्ग होती है, ERG अर्ग सीजीएस यूनिट, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि जरूरी थोड़ी है हमेशा, मतलब ये वाला क्वेश्चन कैसा लिखा है कि कोई भी बॉक्स है वो टेबल पे रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है, तो टेबल की सरफेस और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई टेबल पे कोई बॉक्स रखा है, मान लो अगेन 5 किलोग्राम का, ये वैल्यूज इतनी सिंपल इसलिए रहेगा ताकि क्लियरिटी रहे आपको। उसके बाद हमने जो फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से मान लो 60 डिग्री की डायरेक्शन में लगा, मान लो 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया 60 डिग्री की डायरेक्शन में, तो अब मान लो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फिर से हुआ, तो वर्क डन निकालो। तो देखो सबसे पहले देखो कि अगर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में एक फोर्स तो लगा होगा, तो वो फोर्स इससे ही आया होगा, तो यहां पे हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना आना चाहिए। देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे किया जाता है। वापिस से मैंने डायग्राम बनाया ओरिजिनल वाला, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक और ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये एक फोर्स लगा है 10 न्यूटन का 60 डिग्री एंगल पे ना, ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं होता, मैं क्लियर पिक्चर बनाने के लिए कर रहा हूं, यहीं से बनाना चाहिए, ये 60 डिग्री का एंगल। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा Fx, ये Fx हुआ 10 cos 60 डिग्री, थीटा के पास वाला cos थीटा, और एक ऊपर फोर्स लगा Fy इक्वल्स टू 10 sin 60 डिग्री, थीटा से दूर वाला sin थीटा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 10 इंटू 1/2 5 न्यूटन, और इधर आ जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 10, तो 5√3। अब इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है 5 न्यूटन इधर और एक लग रहा है 5√3 न्यूटन इधर, और ये ब्लॉक जो है स्मूथ सरफेस पे है 5 किलोग्राम का। हमें पता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में ब्लॉक जाता ही जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा। अभी जो राइट साइड फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसके अपोज करने वाला कोई फोर्स है क्या? नहीं है, मतलब राइट की डायरेक्शन में इसने 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसलिए ट्रेवल कर दिया क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था। ऐसे हमने देखा कि ये जो 5√3 है इसका भी तो कोई अपोजिट फोर्स नहीं है, लेकिन वो बात गलत है, इसका अपोजिट फोर्स है, इसका वेट, इस ब्लॉक का वेट mg, m मतलब 5g इंटू 10, मतलब क्या हो गया mg इक्वल्स टू 5 इंटू 10, मतलब 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ऊपर कितना लग रहा है 5√3 न्यूटन। क्या 5√3 न्यूटन छोटा नहीं है 50 न्यूटन से? बिल्कुल छोटा है। तो क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ब्लॉक का ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किधर होगा? राइट साइड होगा। तो यहां पे अगर मैं जान करके दो वर्क निकालूं, वैसे तो एक ही वर्क निकल रहा है एक्स डायरेक्शन वाला, फिर भी मैं दो वर्क निकालने की कोशिश करता हूं कि वर्क इन एक्स डायरेक्शन, तो WX अगर मैं निकालूं तो x डायरेक्शन का फोर्स इंटू x में डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा, इधर ही राइट साइड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली ही, और हॉरिजॉन्टल फोर्स थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, Fx कितना है 5 इंटू x कितना है 2, cos 0 डिग्री कितना आ गया 10 जूल। वही अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, वर्क इन y डायरेक्शन, वो कितना आ जाएगा yx 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो कितना फोर्स लगा लो आप, वर्क डन कितना होगा 0 होगा। तो टोटल वर्क डन निकालना चाहूं तब भी 10 जूल आएगा, और नॉर्मल वर्क डन निकालूं तब भी कितना आ रहा है 10 जूल ही आ रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना आ गया हमारा 10 जूल आ गया है। अब आप देखो कि जब हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया था आसानी से 10 जूल वर्क हो गया था, लेकिन वही 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया टेढ़ा, तो वो 5 बन के आगे लगा, तब जाके 10 जूल हुआ है। थर्ड अगर मैं बात करूं कि एक ब्लॉक को रखा हुआ है, वही 5 किलोग्राम का ब्लॉक ले लेता हूं, और यहां पे एक फोर्स लगाया मैंने मान लो 12 न्यूटन का, और पीछे एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का,
और उससे कहाँ जाएगा ये, मान लो आगे जाएगा, नेट फोर्स इधर लग रहा है, मान लो ये 3 मीटर गया तो वर्क डन निकाल सकता हूँ। वर्क डन यहाँ पे नेट फोर्स का आएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही जाता है, कोई भी चीज हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी। तो 12 इधर है, 10 इधर है, तो उधर आगे जाएगा, तो नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 1। नेट फोर्स कितना हुआ, 12 माइनस 10 2, डिस्प्लेसमेंट 3, 6 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं हम। मान लो कि कोई ब्लॉक है वो ऐसे रखा हुआ है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, इसको ले लेते हैं, मान लो हम m ले लिया, m मास का कोई ब्लॉक है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, नीचे क्या लगेगा mg, ये तो सबको पता है। यहां क्या लगेगा थीटा पे mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। तो ये जो ब्लॉक है नीचे आने की कोशिश करेगा, स्मूथ सरफेस है तो mg sin थीटा की वजह से वो नीचे आएगा, ये सबको पता है। अब मान लो मैंने फोर्स लगाया इस पे, मैंने फोर्स लगाया इसको ऊपर ले जाने के लिए, एक फोर्स लगाया ऊपर ले जाने के लिए, और मैं चाह रहा हूं कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए, मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जाने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, और उसका मतलब होगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम 0 होना। दो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक F और एक mg sin थीटा, एक F और एक mg sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो आप बोल सकते हो कि mg sin थीटा माइनस F इक्वल्स टू 0, यानी कि F इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब ये बार बार इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें समझना है कि जब भी किसी ब्लॉक पे किसी भी चीज पे एक्सीलरेशन 0 हो तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो किसके बराबर होना चाहिए, ये mg sin थीटा। ऐसी किसी जगह पे mg sin थीटा के इक्वल आपको कर देना है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए जितना नीचे जाने में लग रहा था। तो इसलिए सिंपली आप F इक्वल्स टू क्या कर दोगे, mg sin थीटा, ये हमें याद रखना है। अब मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में इसने x डिस्प्लेसमेंट लिया, तो वर्क डन कितना हम करें, वर्क डन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसलिए उसको मैंने लिखा ही। फोर्स कितना है mg sin थीटा इनटू x, ये आ गया, ये आपका वर्क डन हो गया। हमने जो लगाया ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये आ गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, ग्रेविटी का वर्क डन बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था mg sin थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, ऊपर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, mg sin थीटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल वो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू एक्स। माइनस कहां से आया, इसको अगर मैं और लिखूं तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इंटू एक्स इंटू साइन कॉस 180 डिग्री, वहां से आ गया, ऐसे हुआ। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में ही टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम रफ सरफेस की बात करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन की बात करेंगे। पहला ही केस हम लेते हैं, मान लो कि कोई अगेन वही 5 किलोग्राम का कोई बॉक्स है, और यहाँ पे जो रखा हुआ ये रफ सरफेस है, जिसका म्यू इक्वल्स टू है 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मैंने फोर्स लगाया मान लो इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको निकालना है। पहली चीज हम ये समझें कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं आएगा। एक और चीज हम समझें कि अगर डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, होगा, होने की कोशिश होगी, तभी फ्रिक्शन वर्क करेगा। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा। चलो देखते हैं, इसको आपने 6 न्यूटन फोर्स लगाया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अपोजिंग फोर्स कोई नहीं था, इधर आपने फोर्स लगाया, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन हम लिखते हैं, एन नॉर्मल फोर्स होता है, जितना ये नीचे लगा रहा है mg,
उसको ही बोलते हैं म्यू एम जी, ऐसे लिखते हैं। जितना फोर्स इसने नीचे लगाया, इतनी बेसिक तो आपको थोड़ा आना चाहिए, ऑल्दो मैं बना दूंगा वीडियो अगर वैसा भी है तो। म्यू इक्वल्स टू हो गया 0.2, एम कितना है 5, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 10 न्यूटन जा सकती है। आपने कितना लगाया, 6 न्यूटन लगाया है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। अभी ये कितना लगेगा, 6 लगाने पे खुद भी 6 लगेगा, तो जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। आपने अगर 6 न्यूटन लगा रखा है आगे, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग जाएगा, 6 न्यूटन। इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन आने से इतना चेंज आ जाता है यहां पर सिस्टम में। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वो टेढ़ा वाला तो आप समझ ही जाओगे, फालतू क्वेश्चन की वो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी इंक्लाइंड प्लेन की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता अगर यहां पर मैं मान लो 11 न्यूटन फोर्स लगा था। 11 न्यूटन मैंने लगाया, वही 5 किलोग्राम का है, और जो म्यू है वो 0.2 है, म्यू इक्वल्स टू 0.2 है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो 10 न्यूटन जा सकती है। तो जब मैं 11 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा 10 न्यूटन एफ आर, जबकि आगे कितना लग रहा होगा 11 न्यूटन। आ गया वही नेट फोर्स वाला मामला। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, तो वर्क डन कितना आ गया, नेट फोर्स कितना है 1, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है 2 मीटर, 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 जूल, आंसर आ गया। ये वाला जो केस है थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या बोला जाता है आपको कि आपने उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया जितना की फ्रिक्शन फोर्स है। तो वैसे तो चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन है, नेट फोर्स 0 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रिकी मैंने इसलिए बोला कि नेट फोर्स अगर किसी चीज पे हो 0, तो या तो वो रेस्ट पे रहेगा, मतलब अपनी कंडीशन ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा, या कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि किसी ब्लॉक को फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हुआ है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। उस केस में आपको फ्रिक्शन की वैल्यू देंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देंगे, तब आपसे अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालवाएंगे। तो आप सोचोगे कि हम अप्लाइड फोर्स निकालें कैसे, हमें तो फ्रिक्शन फोर्स दिया है सिर्फ, अप्लाइड फोर्स तो दिया ही नहीं है, और अप्लाइड फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से तभी तो वर्क डन आएगा। लेकिन वह ध्यान रखना कि आपसे क्योंकि बोला हुआ है इस तरीके से कि कांस्टेंट स्पीड बोला है, या कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, या विद 0 एक्सीलरेशन बोला है, इन सब केसेस में नेट फोर्स कितना होगा उस ऑब्जेक्ट पे 0 होगा, तभी तो एक्सीलरेशन कितना होगा 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा तभी तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी उसकी। तो एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये दो ही तो फोर्स लग रहे हैं। नेट फोर्स 0 मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज की, कि अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी ब्लॉक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हुआ है और मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी या 0 एक्सेलरेशन के साथ, उस केस में अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हो, तो आपको जितना ये फोर्स दिया हो फ्रिक्शन फोर्स, उसी को आपको एक्सटर्नल फोर्स मान लेना है। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन की, वो सरफेस है मैक्सिमम 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आपको दे सकती है। कोई जो सरफेस है वो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आपको दे सकती है। ऐसा इन्होंने बोला है कि फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन जनरेट हो सकता है, और वो ब्लॉक जो है मान लो 5 मीटर तक चला गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो। अब हमें एक्सटर्नल फोर्स तो दिया ही नहीं, तो हमें क्या देखना है, क्या बोला है 0 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स आपको 10 न्यूटन दिया है। तो आपको जब वर्क डन निकालना है, वर्क डन अप्लाइड फोर्स किधर होगा, इधर लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो हम उसको लिखेंगे नहीं, नॉर्मल लिखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, कितना हुआ 50 जूल वर्क डन हुआ अप्लाइड फोर्स की वजह से। जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से 50 जूल वर्क हुआ। वहीं क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा था,
फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, -50 जूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका, फ्रिक्शन वाले का। अब इसको हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो क्या है कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, नॉर्मली आपने रखा जस्ट उसको, ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो म्यू है, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे। हो सकता है एंगल ऑफ रिपोज पे नहीं हो, चलो वो एक अलग लैंग्वेज होगी। ऐसा समझ लो कि स्लाइड करना चालू कर रहा है, स्लाइड करना इसने चालू किया, या स्लाइड करने की कोशिश करने वाला है, जैसे आप रखो नीचे आने की कोशिश करने वाला है, उस केस में फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन आपसे बोला हुआ है कि हम इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं विद कांस्टेंट स्पीड। हम कैसे लेके जाना चाहते हैं इसको, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसको लिखा है मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाने का मतलब है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोला जा सकता था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, मतलब नेट फोर्स इस पे कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए, एक दूसरे से बराबर हो जाने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन वाले। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम करेगा ये। आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो डेफिनेटली फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे आप फोर्स ऊपर लगाओगे, ब्लॉक ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा ऊपर वाला। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा इस पे, फ्रिक्शन नीचे लगेगा इस बार, पहले ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, अब फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इस केस में आपको जो फोर्स लगाना है ये इन दोनों के बराबर का लगाना है। ये अकेला फोर्स इन दोनों चीजों का मुकाबला कर रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। अब हम फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शन क्या आएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस ब्लॉक ने इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा डाला हुआ है, तो इसका रिएक्शन फोर्स जो है ये ऐसा आएगा, mg cos थीटा के इक्वल ही आएगा। मतलब म्यू आपने लिया, mg cos थीटा के इक्वल हो गया, ये सिंपल है। सीधा रखा होता तो mg आता, टेढ़ा रखा है तो mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आई। तो F इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा हुआ। इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, mg कॉमन ले सकता हूं, mg कॉमन लिया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये फोर्स की वैल्यू। इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए। अगर मैं इसको मान लो x डिस्प्लेसमेंट ले गया तो वर्क डन कितना होगा, F इंटू एक्स हो जाएगा cos 0 डिग्री। ये फोर्स की वैल्यू डालोगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं निकालूं तो वो आएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स, और cos 180 डिग्री की -1, इसलिए यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ -1, आगे आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा नीचे लग रहा है, हम इसको लेके चले गए ऊपर, तो mg sin थीटा लग रहा है नीचे, हम इसको लेके गए ऊपर, मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की -1, तो -mgx sin थीटा। ये सारी वैल्यूज है, इसमें तो आप रख ही दोगे यहाँ से फोर्स की वैल्यू। तो इस टाइप का सेशन था। आज मैंने वेरिएबल वाला नहीं किया, नेक्स्ट टर्म पे मैं वेरिएबल फोर्स के बारे में बताऊंगा। छोटा सा लेक्चर बनाना चाहता, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाया। आप रिपीट करके इसको बार बार देख लेना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोस ला पाऊँ। मिलते हैं।